अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जनरल एनाटमी के रिगार्डिंग जो है वो पूरी बुक का आपको एक ओवरव्यू दूंगी। जनरल एनाटमी में बेसिकली आपको जो है वो बेसिक एनाटमी पढ़नी होती है। आप एफएससी के बाद जब आते हैं एमबीबीएस में तो आपको एक बेसिक खाना होनी चाहिए एनाटमी के हवाले से, इसलिए ये जनरल एनाटमी जो है वो पढ़ाई जाती है फर्स्ट ब्लॉक के अंदर ही। उसके हमारे पास 9 चैप्टर्स हैं। इन सब के रिगार्डिंग हमें कोई नहीं बताता कि इन चैप्टर में से हमने क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि क्या याद करना है और क्या नहीं करना। तो इन 9 चैप्टर्स में से मैं आपको बारी बारी हर चैप्टर का बताऊंगी कि क्या याद करना है और क्या आपने स्किप कर देना है। पहले चैप्टर है इंट्रो का। इंट्रो के चैप्टर में आपको बेसिकली इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता पेपर में आपको इसके रिगार्डिंग बस पता हो कि ये चीज़ें होती हैं और इनकी डिफाइंस में मतलब ये बताओ कि अप्लाइड एनाटमी है तो क्या चीज़ है, सर्जिकल एनाटमी है तो वो क्या चीज़ है, उसके अलावा एनाटॉमिकल वेरिएशंस क्या चीज़ होती है और इसकी एग्जांपल्स वगैरह। ये सब आपने खुद ही एक दफ़ा रीड करना है। इसमें से कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं बनता पेपर में। ये आपकी वो चीज़ें हैं जो आप एफएससी में पढ़ के आए हैं, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, सिस्टम्स। ये आप 9th-10th में भी पढ़ के आए हैं या आपने एफएससी में भी पढ़ी हैं। ये ब्रांचेस सारी हिस्टोलॉजी, ग्रॉस एनाटमी, उसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी, न्यूरो एनाटमी, ये सारी आप पढ़ के आ चुके हैं। इसलिए मैं आपको सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कराऊंगी बेसिकली जो आप के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। मैं आपको हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी कि क्या याद करना है और क्या चीज़ स्किप कर देनी है। आपको एक एक वर्ड नहीं एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज ये आपको कॉलेज में भी करवा देंगे एक दफ़ा। आप इन चीज़ों के बारे में सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताता कि इसमें से याद क्या करना है। तो मैं आपको वो बताऊँगी जो आपने बेसिकली याद करना है। चैप्टर 2 है एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर। इसमें हमारे पास पहले आ जाती है एनाटॉमिकल पोजीशन की डिफाइन। हमने पहले जो है वो एनाटॉमिकल पोजीशन की डिफाइन करनी है। स्टैंडिंग इरेक्ट, आइज लुकिंग फॉरवर्ड, द अपर लिम हैंगिंग बाय द साइड्स विद द प्लेन ऑफ द हैंड डायरेक्टेड फॉरवर्ड, फीट भी जो है वो पॉइंटेड फॉरवर्ड होने चाहिए। ये हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन की डिफाइन है, हमने यही करनी है। उसके बाद प्लेन्स ऑफ द बॉडी आ जाते हैं। कौन कौन से प्लेन्स होते हैं? 3 तरह के प्लेन होते हैं, मीडियन प्लेन, क्रोनल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। आपको ये पता होने चाहिए ये क्या है। आपको यहाँ पे आगे एक पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि मीडियन प्लेन क्या है। बॉडी को हमने वर्टिकली जो है वो डिवाइड करना है फ्रॉम मीडियल साइड, और जो हमारे पास क्रोनल प्लेन है वो बैक साइड से हम बॉडी को कट करते हैं। ट्रांसवर्स प्लेन हमने हॉरिजेंटली कट करना होता है। उसके बाद हमारे पास ये और इस पेजेस में से इन पेजेस से हमने कुछ नहीं करना। ये हमने यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ना। ये जो टर्म्स ऑफ द पोजीशन है ये लिखी हुई हैं, आपको ये पता भी होंगी, आपने एक दफ़ा पढ़ भी लेनी है। आपको टीचर से बता देंगे एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, मीडियल क्या होता है, लैटरल क्या होता है, सुपीरियर क्या होता है, इन्फीरियर क्या होता है, सुपरफिशियल क्या होता है, डीप क्या होता है। आपको ये चीज़ें पता होंगी ऑलरेडी। एंटीरियर मीन आगे वाली साइड, पोस्टीरियर पीछे वाली, मीडियल जो हमारे इस सेंटर ऑफ द बॉडी की जानिब जो चीज़ होगी वो मीडियल होगी, जो इससे अवे होगी वो होगी लैटरल। मीडियल क्या होता है? जो हमारे सेंटर ऑफ द बॉडी के करीब होती है चीज़। लैटरल क्या होती है? जो इससे अवे होती है। सुपीरियर ऊपर वाली, इन्फीरियर नीचे वाली। ये सुपीरियर हो गया, ये इन्फीरियर हो गया। सुपरफिशियल जो हमारी स्किन के ऊपर जो चीज़ें होंगी या हमारी स्किन के अंदर जो ऊपर हमारी चीज़ें आ जाएंगी वो सुपरफिशियल होगी। इन्फीरियर डीप में हमारे पास जो डेप्थ में चीज़ें होंगी हमारे ऑर्गन्स वगैरह वो हमारी डीप आ जाते हैं। इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल अंदर वाला, एक्सटर्नल बाहर वाला। प्रॉक्सिमल जो जैसे कि हमारे पास, मैं आपको यहाँ से एग्जांपल देती हूँ प्रॉक्सिमल क्या होता है, डिस्टल क्या होता है। प्रॉक्सिमल जो हमारी जैसे ये आम का ये वाला हिस्सा है जो कि अटैच है हमारी बॉडी के साथ, ये हमारा हो गया प्रॉक्सिमल पार्ट, और ये हो गया डिस्टल पार्ट, यानी कि बॉडी से अवे वाली चीज़ और ये बॉडी के करीब वाली चीज़। फिर पाल्मर है और प्लांटर है। पाल्मर साइड मीन्स, अब मैं आपको बताती हूँ ये हैंड की एग्जाम्पल लेके, ये हमारी पाल्मर साइड है और हमारी दूसरी साइड होती है प्लांटर। प्लांटर साइड होती है कि पाँव के नीचे वाली जगह, ये होती है प्लांटर। इसके बाद हमारे पास डॉर्सल होता है, वेंट्रल होता है। डॉर्सल होता है टुवर्ड्स द बैक, यानी बैक साइड हमारी बॉडी की, और जो वेंट्रल होता है वो टुवर्ड द बेली, यानी बेली वाली साइड हमारी फ्रंट वाली साइड आ गई। इसके बाद क्रेनियल क्या होता है, स्फेलिक क्या होता है। क्रेनियल हमारे सर वाले पोर्शन को कहते हैं। क्रेनियल पोर्शन होता है जो हमारे सर वाली साइड पे होता है, और जो हमारे पास सिफेलिक पार्ट होता है, सिफेलिक और क्रेनियल बेसिकली सेम है, लेकिन यहाँ इन्होंने अलग लिखा हुआ है। सिफेलिक मीन्स जो उस हेड के ऊपर प्रेजेंट है, ये इसी साइड को ही हम सिफेलिक साइड भी कहते हैं, क्रेनियल साइड भी कहते हैं। और जो हमारे पास काउडल एंड है, इसमें हमारे पास टेल ऑफ द बॉडी आ जाता है टुवर्ड द टेल, ये वाली हमारी काउडल साइड हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टर्म्स ऑफ द मूवमेंट। टर्म्स ऑफ द मूवमेंट में हमारे पास पता हो कि कौन सी मूवमेंट क्या होती है, फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म्स ऑफ द मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन।
फ्लेक्शन में हमारी बॉडी जो है वो इस तरह से मूव करती है, जैसे कि आर्म की एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसको जैसे फ्लेक्स करते हैं, और एक्सटेंशन में हमारी बॉडी इस तरह से स्ट्रेट हो जाती है, हमारे आर्म स्ट्रेट हो जाते हैं। हमारी लेग्स की एग्जांपल ले लें तो ये फ्लेक्शन हो गई ऊपर की तरफ जब हम टांग को करेंगे, और नीचे दोबारा लेकर आएंगे तो ये एक्सटेंशन हो जाएगी। बाद हमने इस पेज में से कुछ नहीं पढ़ना खास, इस पेज में से बस हमें ये चीज़ें बताऊँ जो अगले पेज पर हमारे पास डायग्राम्स हैं। हमने ये पेज जो है वो रीड करना है, आप लोगों ने एक दफ़ा रीड कर लिया, लेकिन इसमें से हमने जो याद करना है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। जैसे हमारे पास फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द हेड हो गया, हेड की फ्लेक्शन एक्सटेंशन कैसे होती है, ये है हेड की फ्लेक्शन हो गई, जब हम इसको सीधा करेंगे तो एक्सटेंशन हो जाएगी, जिस तरह ये नीचे शो हुआ है ये एक्सटेंशन हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द हैंड, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द आर्म, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द फुट। इन सब की एग्जाम्पल्स आगे पेजेस से मौजूद हैं। मैंने आपको हैंड का बताया, तो ये हमारे पास हो गई फ्लेक्शन, ये हमारे पास हो गई एक्सटेंशन हैंड की। उसके बाद हम अब ये नेक्स्ट पिक्चर्स में शो हुआ है आर्म की फ्लेक्शन एक्सटेंशन कैसे होती है, ये फ्लेक्शन हो गई, ये एक्सटेंशन हो गई। शोल्डर जॉइंट पे ये फ्लेक्शन हो गई, ये एक्सटेंशन हो गई। और हमारे पास जो फुट की हमारे पास होती है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, उसमें हमारे पास आ जाता है एक डॉर्सी फ्लेक्शन और एक प्लांटर फ्लेक्शन। ये हमने दो चीज़ें देखनी है इसमें, अदरवाइज़ आपको इस पेज में से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉर्सी फ्लेक्शन क्या होता है और प्लांटर फ्लेक्शन क्या होता है। ये फुट में होता है डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। डॉर्सी फ्लेक्शन में हम अपने पाँव को ऊपर की तरफ इस तरह मूव कराते हैं। प्लांटर फ्लेक्शन हमारा जो ये नीचे वाली प्लांटर साइड है, उसकी तरफ पाँव को नीचे मूव करते हैं। ये आ गया प्लांटर फ्लेक्शन, ये डॉर्सी फ्लेक्शन, ये प्लांटर फ्लेक्शन। देन हमारे पास बॉडी की हम एक्सटेंशन और फ्लेक्शन कैसे देखते हैं, ये हमारे पास फ्लेक्शन ऑफ द ट्रंक हो गई, ये हमारे पास एक्सटेंशन हो गई, ये पूरी बॉडी की हम मूवमेंट करके दिखा रहे हैं। नेक्स्ट एबडक्शन एडक्शन आ जाता है। एबडक्शन में हमारे पास जो है एबडक्शन है हमारे पास कोई भी हमारा जो बॉडी का पार्ट है, फॉर एग्जांपल आर्म की एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि आर्म अगर हम दूर लेके जाएंगे बॉडी से तो ये हमारे पास हो जाएगी एबडक्शन, और अगर हम आर्म को बॉडी की तरफ लेकर आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी एडक्शन। इसी तरह लेग की एग्जांपल हो गई, लेग अगर हम दूर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी एबडक्शन, एंड टूवर्ड्स द बॉडी लेके आएंगे तो ये एडक्शन हो जाएगी। अब नेक्स्ट मीडियन लाइन के लिए जो डायग्राम्स बनी हैं, आपको इन डायग्राम्स को आइडेंटिफाई करना आता है ये किस चीज़ की डायग्राम है। अब ये मीडियन लाइन की डायग्राम है, यानी कि ये मीडियन लाइन शो हुई हुई है हैंड में भी और फुट में भी। उसके बाद हमारे पास आता है रोटेशन। अब रोटेशन में क्या होता है कि हम अपने पाँव को चारों तरफ रोटेट करते हैं और हैंड को चारों तरफ रोटेट करते हैं, तो वो हमारे पास रोटेशन आ जाती है। रोटेशन ऑफ द बॉडी पार्ट, जिस तरह आर्म को हम मूव रोटेट कर सकते हैं शोल्डर जॉइंट के ऑल एक्सिस में हम मूव करा सकते हैं, उसी तरह हैंड को भी करा सकते हैं, उसी तरह फुट को भी करा सकते हैं। ये हमारे पास आ गई रोटेशन। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन में हम नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन में क्या होता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ये चारों मूवमेंट्स मिल के को हमने एक नेम दिया हुआ है सर्कमडक्शन का। ये हमारे पास सर्कमडक्शन की डिफाइन होगी। नेक्स्ट है प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। प्रोनेशन में हमारे पास हैंड जो है उसकी हैंड की डॉर्सल साइड आ जाती है और इसमें वेंट्रल साइड आ जाती है। ये सुपिनेशन हो गई, ये प्रोनेशन हो गई हैंड की मूवमेंट में। देन हमारे पास इन्वर्जन एंड ईवर्जन। अब ये सुपिनेशन एंड प्रोनेशन था, ये जस्ट हैंड में होता है। फिर नेक्स्ट है इन्वर्जन एंड ईवर्जन, ये जस्ट फुट में होता है। इन्वर्जन मीन्स हम मीडियली दोनों फुट को मूव कराएं, और इवर्शन मीन हम दोनों को लैटरली लेके जाएं। नेक्स्ट प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। नेक्स्ट है प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन में हम फॉरवर्ड मूवमेंट कराते हैं फेस की, हम पूरा ये स्कल को आगे लेके जाएंगे, ये प्रोट्रैक्शन हो जाएगी। पीछे लेके आएंगे, ये रिट्रैक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है एलिवेशन, डिप्रेशन, ऑपोजिशन और रिपोजिशन। इनकी डायग्राम नेक्स्ट पेज पे बनी हुई है। तो एलिवेशन में हम जब हम मुंह खोलेंगे तो डिप्रेशन, मुंह बंद करेंगे तो ये एलिवेशन हो जाएगी। उसके बाद ये ओपोजिशन और रीपोजिशन। ओपोजिशन में हम इस तरह से दो फिंगर्स को मिलाते हैं, और रीपोजिशन में हम इस तरह से दोबारा उसको हैंड को खोलेंगे तो ये हमारे पास रीपोजिशन हो जाएगी। अब यूनिलेटरल, इप्सिलेटरल, कॉन्ट्रालेटरल, ये तीन टर्म्स हैं हमारे पास। यूनिलेटरल में वन साइड ऑफ द बॉडी होती है, यानी ऐसे ऑर्गन्स हमारी एक साइड पे हैं बॉडी के, वो यूनिलेटरल में आ जाते हैं। जैसे स्प्लीन हो गया, वो एक साइड पे हमारी बॉडी के एक ही ऑर्गन होता है, ये हमारी दोनों साइड्स पे प्रेजेंट नहीं होता। और यानी कि हम बॉडी को मिडियली अगर कट करें तो हमारी बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। इन दो हिस्सों में अब एक साइड पे स्प्लीन आएगा, दूसरी साइड पे स्प्लीन नहीं आएगा, ये हो गया यूनिलेटरल। नेक्स्ट है इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल। इप्सिलेटरल में हमारे पास वो ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी की सेम साइड पे प्रेजेंट है, जैसे कि राइट हैंड हो गया, राइट फुट हो गया, अब ये दोनों सेम साइड पे हैं, तो ये हमारे पास इप्सिलेटरल की एग्जांपल है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रालेटरल में हम अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी की बात करते हैं, जैसे राइट फुट और लेफ्ट फुट हो गया, राइट हैंड और लेफ्ट फुट हैंड हो गया, ये हमारे पास आ जाता है कॉन्ट्रालेटरल में। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, नंबरिंग ऑफ डिजिट्स एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर इन द हैंड्स एंड फीट। अब हम हैंड्स की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड फुट की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं। हैंड की हम लेटरल टू मीडियल जाते हैं,
ये हमारे पास मीडियल साइड होगी हैंड की, ये लेटरल साइड होगी। लेटरल टू मीडियल जाएंगे हम हैंड के केस में, और फुट के केस में हम जाते हैं मीडियल टू लेटरल, यानी ये हम मीडियल टू लेटरल जाएंगे। इस तरह से हम काउंटिंग करेंगे फुट के मामले में, और हैंड में हम तो लेटरल से मीडियल जाएंगे। ये हमारे पास सेकंड चैप्टर हो गया। नेक्स्ट है थर्ड चैप्टर हमारे पास बोन्स एंड कार्टिलेज का है। इस चैप्टर को भी मैं आपके लिए शॉर्ट लिस्ट कर दूंगी। बोन्स एंड कार्टिलेज में हमने सबसे पहले जो है वो पढ़ना है कि बोन्स क्या होती हैं, कार्टिलेज क्या होता है। इस पूरे पैराग्राफ को आपने एक दफ़ा रीड देना है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट है एक्सल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा कि एक्सल स्केलेटन क्या होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है। एक्सल स्केलेटन में हमारे पास बोन्स, कार्टिलेज यानी कि हेड एंड नेक में जो प्रेजेंट होंगी। एक्सल स्केलेटन, हेड, नेक, ट्रंक, ये हमारे पास हो गया एक्सल स्केलेटन। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास आगे अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। अब ये आपने 9-10 में भी पढ़ा होगा, इसकी एग्जांपल्स तो आपको वैसे ही आती होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ से पेपर में कुछ नहीं आता वैसे। नेक्स्ट है बोन्स का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। बोन्स के टॉपिक में हमारे पास पता हो कि ऑस्टियस टिश्यू क्या होता है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। बोन सेल्स क्या होते हैं, बोन सेल्स 3 तरह के होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। ये भी हमने जो है वो एफएससी में पढ़ा हुआ है कि ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, ब्लास्ट क्या होते हैं, क्लास्ट क्या होते हैं। ऑस्टियोसाइट्स बोन सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट जो बोन डिजॉल्विंग सेल्स होते हैं, यानी जो बोन्स को ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट बोन मैट्रिक्स क्या होता है, ये आपने खुद ही पढ़ लेना है, इसमें से कोई पेपर में क्वेश्चन नहीं आता, एमसीक्यूज भी यहाँ तक के नहीं आता इसमें से। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द बोन। फंक्शंस ऑफ द बोन भी ये भी कोई इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये भी पेपर में वो लोग नहीं पूछते। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, ये भी पेपर में नहीं आता, ये भी आप लोग खुद ही रीड करेंगे इसमें। नेक्स्ट है बोन टिश्यू एंड इट्स टाइप। बोन टिश्यू एंड इट्स टाइप में हमारे पास आ जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं, सेम वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। फिर नेक्स्ट है बोन्स की टिश्यूज़ की कितनी टाइप्स होती हैं, 2 होती है, कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन में हमारे पास क्या होता है कि कॉर्टिकल बोन टिश्यू होता है। कॉम्पैक्ट बोन यानी कि हार्ड पार्ट ऑफ द बोन, ये आउटर साइड होती है हमारी किसी भी बोन की। स्पॉन्जी बोन हमारे पास इनर साइड होती है, ये सॉफ्ट एंड पोरस होती है। कॉम्पैक्ट बोन हार्ड होती है। नेक्स्ट ऑस्टियोनर हेवर्शन सिस्टम क्या होता है, ये बोन्स के अंदर जो कैल्सिफिकेशन होती है, जो कैल्शियम जमा होता है, वो हमारे पास ऑस्टियोन बनाता है, फर्दर हेवर्शन सिस्टम बना देता है, ऑस्टियोनिक कैनाल होती है। ये आप हिस्टोलॉजी में फर्दर आगे जाके पढ़ेंगे कि हेवर्शन सिस्टम क्या होता है, ऑस्टियोन क्या होती है, लेमिला क्या होती है, ये चीज़ें यहाँ नहीं पूछी जाती। नेक्स्ट स्पॉन्जी बोन टिश्यू, इसमें ट्रेबिकुलाई होते हैं, स्पॉन्जी बोन में ट्रेबिकुलाई होते हैं, कैंसिलियस बोन होती है, इसमें ऑस्टियोन नहीं होता। ये चीज़ें भी आप हिस्टोलॉजी में जाकर पढ़ेंगे, इसमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट है रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बोन। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बोन में हमारे पास को नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। ये डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन होती है, इसकी रीजनल होती है, डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन होती है, और साइज एंड शेप की बेस पे होती है। अब मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप पूरा चैप्टर जो है वो याद करने बैठ जाए। याद करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊँगी, और जो आपने याद करनी है वो ये है, जस्ट आपने पूरा चैप्टर रीड ज़रूर करना है, आपकी इस तरह से बैक हैंड नॉलेज जो है आपका वो इंक्रीज़ होता है। बाकी आपने जो याद करना है पेपर के लिहाज से, वो जस्ट ये याद कर लेना है, आपका ये चैप्टर हो जाएगा ऑलमोस्ट। क्लासिफिकेशन मेन इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से टैबुलेटेड फॉर्म में आपके लिए पेश किया है। डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन होती है, इसमें इसकी 3 टाइप्स होती हैं, मेम्ब्रेनस, कार्टिलेजिनस और मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस। इसकी एग्जांपल्स आनी चाहिए 2-2 आपको, और टाइप्स के नेम्स आते हों। मेम्ब्रेनस में मैक्सिला, जाइगोमैटिक, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस में क्लैविकल, मैंडिबल, और कार्टिलेजिनस बोन्स में रिब्स एंड वर्टिब्रा। नेक्स्ट रीजनल क्लासिफिकेशन होती है, इसमें एक्सल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सल में हेड ट्रंक, अपेंडिकुलर में लिम्स आ जाते हैं, लिम्ब की बोन्स आ जाते हैं। ये हमारे पास रीजनल क्लासिफिकेशन होगी। नेक्स्ट साइज एंड शेप की बेस पे होती है, इसकी टाइप्स में आ जाती हैं लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर, न्यूमेटिक और सिस्मॉइड बोन। इनकी एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, ह्यूमरस, फीमर, कार्पल, टार्सल, स्कैपुला, स्टर्नम। ये आप खुद देख लेंगे, इसमें से आप स्क्रीनशॉट लेके भी याद कर सकते हैं ये क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, मैंने आपको वो टेबल दिखा दी है, लॉन्ग बोन और इसी तरह टिपिकल लॉन्ग बोन। आपने इन सब की एग्जांपल्स याद करनी है, और इनके नेम्स याद करने के कौन कौन सी क्लासिफिकेशन होती हैं। आपने एक दफ़ा अपनी बैक हैंड नॉलेज के लिए पढ़ लेना है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में क्लासिफिकेशन रिटन में आती हैं, और ऑस्पी के अंदर यूएचएस जो है वो ये बार बार पूछते हैं बोन्स के बारे में, टिपिकल लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, और ये स्पॉन्जी बोन क्या होती है, कम्पैक्ट बोन क्या होती है। ये सारी चीज़ें जो है वो डायग्राम्स आपको अच्छे से आती हों, मीन्स ये वाली डायग्राम इस चीज़ की ये पता हो। नेक्स्ट ये आपकी माइनर सी चीज़ लिखी हुई है, टार्सल क्या होते हैं, मेटाटार्सल फ्लेंजेस क्या होते हैं, इस तरह से कार्पल, मेटाकार्पल फ्लेंजेस क्या होते हैं, ये लिखा हुआ है। आपको एग्जांपल्स इनकी मैंने बता दी हैं। इसी तरह
आपने ये वाली डायग्राम्स भी करनी है और ये एक्सरे भी करने हैं। यहाँ पे आपको दिखाया बस सिस्मॉइड बोन हमारे जो फुट की होती है यहाँ पे वो शो की हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास पेटेला भी एक सिस्मॉइड बोन होती है, ये भी यहाँ पे शो की हुई है। एक्सरे भी आपने करनी है, ये डायग्राम भी आपने करनी है। नेक्स्ट वर्मियन बोन क्या होती है, हेटरोटॉपिक बोन क्या। नेक्स्ट वर्मियन बोन, हेटरोटॉपिक बोन, ये सब भी आपने एक दफ़ा पढ़ना है कि राइडर बोन क्या होती है। हेटरोटॉपिक बोन्स को हम राइडर्स बोन कहते हैं। ये सिर्फ राइडर्स में ही डेवलप होती है बोन, क्योंकि वो बार बार राइड करते हैं, तो इस वजह से जो है वो राइडर्स बोन उसका नेम रखती है। नेक्स्ट ये वाली डायग्राम भी आपने हॉस्पी के लिए करनी है, ये भी एग्जाम्स में लाजमी आती होती है। नेक्स्ट आर्टिकुलर सर्फेसिस हैं, नॉन आर्टिकुलर सर्फेसिस हैं, ये सारे जितने भी टर्म्स हैं ये आपको एक दफ़ा पता हो कि हेड क्या होता है आम का, कैपिचुलम क्या होता है, ट्रोक्लिया क्या होता है, कंडाइल, फेसिट, फोसा, ये सारी चीज़ें आपको जब कॉलेज में आपके ये चीज़ें एक दफ़ा आपको बता दी जाएंगी। आपको सर ये लाजम बताएंगे कि ये एनाटमी में ये जो है ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको बाकायदा बोन्स पे बताई जाएंगी। तो ये आपने खुद से करनी है, लेकिन ये एग्ज़ाम्स में नहीं पूछी जाती। ये वाली बोन्स भी आपने करनी है, ये भी आपकी OSP में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट ग्रूव्स एंड होल्स में भी यही चीज़ें हैं। फिशर क्या होता है, फोरामेन क्या होता है, मीटस, सिल्कस, हायाटस, ये सारी चीज़ें आपको इन बोन्स के ऊपर आती हूँ। अब ये वाली बोन्स भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये बोन्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ख़ास तौर पे ब्लॉक 2 के अंदर जब आपने बोन्स करनी होती है तब भी ये आपको ज़रूरत पड़ती है। तो आप यहीं से ही अपनी बेसिक एनाटमी जो है उसको अच्छे से लेके चलें। नेक्स्ट ग्रॉस एनाटमी के अंदर टिपिकल लॉन्ग बोन, शाफ्ट, डायफिसिस क्या होता है, पेरियोस्टियम क्या होते हैं, ये चीज़ें आपने अगर पीछे पढ़ ली हैं तो यहाँ आपको वही चीज़ें यहाँ दोबारा आ गई हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं आती पेपर में। एंड ऑफ द लॉन्ग बोन क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये भी आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एग्जाम में पूछी जाए और मुझे बतानी चाहिए आपको। नेक्स्ट ऑसिफिकेशन क्या होती है, प्रोसेस ऑफ बोन डेवलपमेंट को हम कहते हैं ऑसिफिकेशन, और या ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं हम। बोन्स की ऑसिफिकेशन हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है डिफरेंट एजेस में, डिफरेंट जगहों पे। तो ये आपको ये भी आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। ये दो तरह की होती है, इंट्रामेम्ब्रेनस और एनकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। ये भी आपने एम्ब्रियो में फर्दर पढ़ना है कि इंट्रामेम्ब्रेनस और एनकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन क्या होती हैं। तो यहाँ पे भी आपने अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको आगे जाके मसला ना हो। रीड कर लेना है और कॉलेज में जब आपको पढ़ाया जाए तो ये आपने ज़रूर करना है, बिकॉज़ ये अभी तक आया तो नहीं है एग्ज़ाम्स में, लेकिन आ सकता है। ऑसिफिकेशन ये एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट है ये इंफॉर्मेशन ऑफ कार्ड, ये सारा उसी के अंदर एनकॉन्ड्रल के अंदर आता है। डायफिसिस, एपिफिसिस क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपकी वो टर्म्स हैं जो आपको कॉलेज में पढ़ाई जाएंगी, मैं आपको जस्ट वो बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, आपको पता हो। नेक्स्ट है बोन ग्रोथ एंड रीमॉडलिंग, ये किस तरह से होती हैं ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये चीज़ ये यहाँ से डायफिसिस, एपिफिसिस, बोन ग्रोथ एंड रीमॉडलिंग, ये वो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते, कम पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको उस लिहाज से करना है, आपको वो टॉपिक ज़्यादा देखने हैं जो कि आपके बार बार रिपीट हुए में हैं। जिस तरह ये टाइप्स ऑफ एपिफिसिस हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइवा में भी पूछा जाता है और आपके रिटर्न में भी आ सकता है। प्रेशर एपिफिसिस, ट्रैक्शन एपिफिसिस, एटाविस्टिक एपिफिसिस, ये आपको पता होंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ब्लड वेजल्स ऑफ द बोन आ जाती हैं, ब्लड सप्लाई ऑफ द लॉन्ग बोन। ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में भी पूछा जाता है और आपके कॉलेज एग्जाम्स में भी आपसे बार बार पूछा जाता है। ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये OSP में भी आती है डायग्राम। उसके अलावा आपको अगर ये आता है एग्ज़ाम में कि आपने ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन जस्ट ड्रॉ करने के लिए भी आ जाता है हमारे पास SCQs में। ये आपको सारा टॉपिक एक्सप्लेन किया जाएगा कॉलेज में, आपने अच्छे से पढ़ना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है वेनस ड्रेनेज ऑफ लॉन्ग बोन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पढ़ना तो है सारा। एक दफ़ा मैंने कहा आपकी बैक हैंड नॉलेज के लिए आपको पता हो सारा, उसके बाद आप वो याद करें जो इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है। तो नेक्स्ट है बोन इंजरी एंड रिपेयर, ये फ्रैक्चर की टाइप्स यहाँ पे लिखी हुई है कि क्लोज फ्रैक्चर होता है, ओपन फ्रैक्चर होता है, हीलिंग ऑफ द फ्रैक्चर किस तरह से होती है, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको ये मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि बोन की हीलिंग किस तरह से होती है। उसके अलावा ये भी आपके SCQs में बार बार पूछा जाता है कॉलेज और एग्जाम्स में भी आता है। हीलिंग ऑफ द बोन किस तरह से होती है कि पहले बोन इंजरी होती है, ब्लीडिंग होती है, देन कोई भी ब्लड वेसल जो है वो डैमेज हो जाती है तो वहाँ पे क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है। फ्रैक्चर साइड पे आपका क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो प्रोसेस होता है नेक्स्ट उसको एक्सप्लेन किया है हीलिंग ऑफ द फ्रैक्चर में, हमने वो एक्सप्लेन करना होता है। जैसे ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है कैपिलरीज़ के अंदर, फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स जो हैं वहाँ पे एक्ट करते हैं और वहाँ पे ग्रेनुलेशन स्टार्ट हो जाती है। ग्रेनुलेशन टिश्यू जब बन जाता है तो उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉन्ड्रोब्लास्ट में। कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है वो नेक्स्ट फाइब्रो कार्टिलेज में कन्वर्ट हो जाते हैं फर्दर, और देन फाइब्रो कार्टिलेज चेंज होके बोनी कैलस बना देता है और ये कैलस जो है वो फर्दर हार्ड बोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हीलिंग ऑफ द बोन में हमारे पास जस्ट आप लोग ये भी बता देंगे तो आपका ये क्वेश्चन जो है SCQs का अटैम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज के अंदर हमारे पास
कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं कार्टिलेज के अंदर, पेरिकॉन्ड्रियम होती है, सॉरी। ये कार्टिलेज की जितनी भी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं ये वो वाली हैं जो हिस्टोलॉजिकल चीज़ें हैं, जो आगे आज आके आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं कार्टिलेज के मुतालिक। तो आप यहाँ से अच्छे से पढ़ लें, समझ लें कि क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन एग्जाम में ये चीज़ यहाँ से कुछ नहीं आता। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज हैं, हाइलिन कार्टिलेज हो गई और स्क्रो कार्टिलेज होगी, इलास्टिक कार्टिलेज होगी। ये आपको आना चाहिए और इनके एग्जाम्पल्स आनी चाहिए। आपको ये चीज़ें पता हों, एग्ज़ाम में लाजमी आती हैं। नेक्स्ट बेसिकली जो एग्जाम में अगर आता है तो वो आता है हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज का डिफरेंस आता है। ये डिफरेंस लिखा हुआ है, आप इसी का जो है वो स्क्रीनशॉट वगैरह लेके यही एग्जैक्ट याद कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज़ में बहुत आता है, इसी में से जो है वो एमसीक्यूज़ भी बनते हैं, जिस तरह के फाइब्रो कार्टिलेज में क्या होता है, कौन सी टाइप होती है कोलेजन की। इस तरह से यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं इनकी एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग कि पिना किसकी एग्जाम्पल है, नी जॉइंट किसकी एग्जाम्पल है, मेनिस्काई किसकी एग्जाम्पल है, ये आपसे पूछी जा सकती हैं। आप इसको एज इट इज़ याद कर लें और ये आपके एग्जाम में लाजमी आता है। आपको मैंने ये चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट पढ़ा दी हैं बोन्स एंड कार्टिलेज के मुतालिक। इस चैप्टर में आपने बेसिकली क्या याद करना है, 2-3 चीज़ें मैं वो आपको बता दूं। फर्स्ट तो यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन हो गई, आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद ये बोन्स तो आपने करनी है ना, क्योंकि ये OSP में बार बार आती हैं। और इसके अलावा आपने इस चैप्टर में से ब्लड सप्लाई ऑफ द लॉन्ग बोन करनी है अच्छे से। और इसके अलावा टाइप ऑफ एपिफिसिस आपने अच्छे से करनी है, ये वाली टाइप्स ऑफ एपिफिसिस। इसके अलावा नेक्स्ट इसकी ये डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट फ्रैक्चर, आप ये फ्रैक्चर की टाइप्स, हीलिंग ऑफ द फ्रैक्चर और कार्टिलेज की ये टाइप्स हो गई। मैंने जो आपको डिफरेंस दिखाया आप वो कर लें और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है जॉइंट्स के चैप्टर में हमने जो चीज़ें याद करनी है मैं आपको वो इंपॉर्टेंट सारी बता दूंगी। पहले तो जॉइंट्स की डिफाइन पता हो गया, वो होता क्या है, जब दो से ज़्यादा बोन्स जो है जहाँ पे मीट कर रही होती हैं वहाँ पे एक जॉइंट बनते हैं, ये आर्टिकुलेशन बनती है, तो हम उसको क्या कहते थे, जॉइंट्स। अब यहाँ पे एक मैं आपको यूनिवर्सिटी क्वेश्चन बताती हूँ जो कि एग्जाम्स में आया था, लेकिन उस टाइम किसी बच्चे को ये नहीं आता था। क्वेश्चन था कि नेम द थिंग विच स्टेबलाइज जॉइंट को ऐसी कौन सी चीज़ें जो स्टेबलाइज करती हैं, तो उसके अंदर टोन ऑफ द मसल आ गया, लिगामेंट्स, आर्टिकुलर सर्फेसिस, ये चीज़ें जो हैं हमारे जॉइंट को स्टेबलाइज करती हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स में ये बहुत लेंथी हो जाती है क्लासिफिकेशन, आपको यहाँ से एक दफ़ा पढ़नी है, रीड देना अच्छे से, आपको ये पता होगा क्या क्या है क्लासिफिकेशन में। देन आपको मैं वो चीज़ दिखाने लगी हूँ जो कि आपने याद करनी है। जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन आपको बेसिकली इस तरह से याद करनी है कि एग्जांपल्स आती हूँ, आपको पता हो कि कौन सी टाइप के अंदर कौन कौन सी है, उसकी फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। जॉइंट्स की बेसिकली 2 क्लासिफिकेशन होती है, एक सिनार्थ्रोसिस और दूसरी होती है डायआर्थ्रोसिस। ये सिनार्थ्रोसिस हो गया, ये है हमारे पास डायआर्थ्रोसिस, सॉरी ये मिस्टेक हो गई। सिनार्थ्रोसिस और डायआर्थ्रोसिस टाइप्स होती हैं। फिर इसके अंदर सिनार्थ्रोसिस सॉलिड जॉइंट होते हैं। इसकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक फाइब्रस जॉइंट, एक कार्टिलेजिनस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट के अंदर सुचर्स आ जाते हैं, सिंडेस्मोसिस आ जाते हैं, गैम्फोसिस आ जाते हैं। आपने इस पूरे चैप्टर को रीड ज़रूर देना है, देन आपने याद जस्ट ये कर लेना है इस चैप्टर में से। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी क्लासिफिकेशन के अलावा वो भी मैं आपको बता दूंगी। फाइब्रस जॉइंट के अंदर सुचर्स, सिंडेस्मोसिस, गैम्फोसिस आ जाते हैं, इनकी एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। सुचर्स के अंदर फर्दर आ जाते हैं सिरेट सुचर, डेंटिकुलेट, स्क्वैमस और प्लान। और नेक्स्ट कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स हो जाते हैं, सिनकॉन्ड्रोसिस और सिम्फिसिस। सिनकॉन्ड्रोसिस जो है वो इमूवेबल होती है, सिम्फिसिस जो है वो मूवेबल होती है। सिनकॉन्ड्रोसिस के अंदर हाइलिन कार्टिलेज होती है और फाइब्रस कार्टिलेज होती है हमारे पास सिम्फाइसिस के अंदर। इसी तरह डायआर्थ्रोसिस की फर्दर 3 बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया, ऑन द बेसिस ऑफ कम्प्लेक्सिटी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड शेप की बेस पे। जो कम्प्लेक्सिटी की बेस पे है, सिंपल जॉइंट होता है, कंपाउंड होता है और कम्प्लेक्स जॉइंट होता है। इनकी साथ में मैंने एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। के अंदर जहाँ 2 बोन्स सिंपली मिल रही हों और मिल के एक जॉइंट बना रही हो, वो सिंपल जॉइंट कहलाएगा। कंपाउंड में जो है वो दो से ज़्यादा बोन्स मिलती हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर फिर उससे 3-4 बोन्स मिल रही होती हैं। अब हमारे पास जो एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स की, उसके अंदर नी जॉइंट आ जाता है। एल्बो जॉइंट एग्जांपल है हमारे पास कंपाउंड जॉइंट की, और सिंपल जॉइंट के अंदर हमारे पास शोल्डर जॉइंट की एग्जांपल आ जाती है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट की बेस पे, यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल, मल्टी एक्सियल। यूनी एक्सियल वो जो जिनकी मूवमेंट जो है वो जस्ट एक ही डायरेक्शन में हो, बाई एक्सियल 2 तरफ मूवमेंट हो, मल्टी एक्सियल में हम उसको रोटेट करें या उसको अच्छे से हर डायरेक्शन में मूव करा सकें, वो मल्टी एक्सियल जॉइंट होगा। नेक्स्ट है शेप की बेस पे, शेप की बेस पे प्लेन जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है, बाइकॉन्डाइलर, एलिप्सॉइड, सिफरॉइडल, पाइविड और सेलर जॉइंट। इनकी एग्जांपल्स भी साथ मैंने लिखी हुई हैं। आपको एक दफ़ा ये जूम कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, दैन आप इसी को याद कर लें। इसकी मैं पिक्चर साथ में ऐड कर दूँगी, स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगी अभी जॉइंट्स के एग्जांपल्स की। ये जॉइंट्स की टाइप्स जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं अच्छे से। आपने यहाँ से भी इस तरह से एक दफ़ा रीड करना है और आपको उसकी एग्जांपल्स आती हैं। अब जिस तरह से ये डायग्राम्स दी हुई हैं हमारे पास सुचर्स की, ये भी आपने अच्छे से करनी है, ये वाली बोन भी आपने अच्छे से करनी है, ये भी, क्योंकि ये एग्ज़ाम इनमें बार बार आती है, यानी OSP में आती है ये। और एक दफ़ा तो मैं आपको ये भी बताऊँ कि हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम में
जस्ट उन्होंने इंटरोशियस लिगामेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया था कि इंटरोशियस मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करें। तो ये भी एक दफ़ा इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। आपको जब स्ट्रक्चर की एनाटॉमी का पता होगा तो आप उसके बारे में ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। इसके अंदर आपको एग्जांपल्स और वो जो मैंने आपको टाइप्स दिखाई हैं आप वो अच्छे से कर लें। और नेक्स्ट आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कार्टिलेजिनस जॉइंट आ गया, डायऑर्थ्रोसिस आ गया, नेक्स्ट है आर्टिकुलर कार्टिलेज, फाइब्रस कैप्सूल, लिगामेंट्स और साइनोवियल जॉइंट। ये जितनी भी चीज़ें हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये आपको एक दफ़ा आपने इसको रीड करना है, इसमें से कुछ नहीं आता। एक दफ़ा एक क्वेश्चन आया था बर्सा के रिलेटेड कि बर्सा क्या होता है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन था। तो उसके अंदर हमने बताना था कि साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है फ्लैटेंड, किसी कहीं पे भी मतलब हमारी जैसे टेंडन और मसल्स को जहाँ पे अटैच हो रहे हो वहाँ एक शीत होती है बर्सा की, ताकि हमारी फ्रिक्शन ना हो बोन्स में। फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बर्सा प्रेजेंट होता है। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं लेकिन बर्सा भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और लिगामेंट्स क्या होते हैं ये भी आपको इसी तरह से पता हो कि 2 तरह के होते हैं, कैप्सूलर और एक्सेसरी लिगामेंट्स। ये भी आपने एक दफ़ा रीड कर लेना। नेक्स्ट है साइनोवियल मेम्ब्रेन। बर्सा और साइनोवियल शीथ के मुतालिक जो है वो एक दफ़ा यूक्यू आया हुआ है। बर्सा क्या होता है कि एक स्मॉल फ्लूइड फील्ड सैक होता है विच रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन जॉइंट्स के बिटवीन होता है, ताकि हमारी फ्रिक्शन जो है वो उसको रिड्यूस कर सके। नेक्स्ट है साइनोवियल शीथ। ये क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि सराउंड करता है टेंडन्स को। ये साइनोवियल शीथ भी जो है वो फ्रिक्शन को एक किस्म का प्रिवेंट कर रही होती है। उसके बाद लिगामेंट्स क्या होते हैं ये भी आपको पता हो। नेक्स्ट है साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये डायग्राम भी आपने लाजमी करनी है। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होती है ये आपको जस्ट पता हो चीज़ें। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, आर्टिकुलर डिस्क क्या होती हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, मेनिस्काई क्या होता है, ये आपको जस्ट एक दफ़ा पता हो। कभी ये कॉलेज में भी नहीं देते आपको। नेक्स्ट ये डायग्राम है, ये लाजमी आपने दोनों ये करनी है क्योंकि ये आपकी ओएसपी में बार बार रिपीट होती हैं। नेक्स्ट लेब्रा क्या होता है ये भी आपको पता हो। लेब्रम ग्लिनोइडल, लेब्रम एसिटैबुलेरा, ये क्या क्या होते हैं। ये बेसिकली एक लेब्रम प्रेजेंट होता है बिटवीन, ये होता है शोल्डर जॉइंट पे, ये होता है हिप जॉइंट पे, जहाँ पे जाके अटैच होता है हमारा ह्यूमरस का हेड और हमारे फीमर का हेड जहाँ पे जाके अटैच होता है वहाँ पे एक शीथ प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं ये लेब्रम है। ये भी हमारे प्रोटेक्ट करता है उस जॉइंट को। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। ये कॉलेज के एग्ज़ाम में पूछते हैं और यूक्यू में कभी नहीं आया हुआ ये। ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या होती है, एंगुलर मूवमेंट क्या होती है, रोटेटरी मूवमेंट, सर्कमडक्शन, ये सारी चीज़ें आपको वो एक्सप्लेन कर देंगे। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट की फर्दर क्लासिफिकेशन है, हमारे पास आ जाते हैं सिंपल जॉइंट, कंपाउंड, कम्प्लेक्स। ये मैंने आपको उसके अंदर पेज के अंदर एक्सप्लेन कर दी हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बेस पे भी मैंने आपको बता दी हैं। यूनी एक्सेल होता है, बाय एक्सेल होता है, मल्टी एक्सेल होता है, ये भी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट शेप की बेस पे भी इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो भी मैंने आपको बता दी है। ये डायग्राम्स भी आपने करनी है, ओएसपी में आती हैं। नेक्स्ट यहाँ तक मैंने आपको सारा करवा दिया। नेक्स्ट है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट। ये तो स्टेबिलिटी ऑफ द साइनोवियल जॉइंट के लिए होते हैं, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेने हैं। शेप एंड साइज़ की बेस पे मसल टोन हो गई, ये स्टेबिलिटी ऑफ द साइनोवियल जॉइंट करते हैं। और जो मैंने आपको पीछे बताया था वो और क्वेश्चंस था, तो वो उसको सेपरेट आपने कर लेना है। हिल्टन्स लॉ क्या होता है ये आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हिल्टन्स लॉ क्या होता है कि उनका मसला नहीं हल हो रहा था कि किस ऑर्गन को कौन सी नर्व सप्लाई करी है, तो उन्होंने वो मसला हल करने के लिए ये एक लॉ हिल्टन ने पेश किया था, जिसमें वो कहते हैं कि वो नर्व जो कि किसी भी पार्ट को जाके सप्लाई कर रही है उस बोन को और उस जॉइंट को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, तो उसको भी वही करेगी जो उसके ऑर्गन को कर रही होगी। नेक्स्ट है ये बोन्स। ये बोन्स भी आपने अच्छे से करनी है, आपको पता हो कौन सी बोन कहाँ प्रेजेंट होती है। लिगामेंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स भी आपको ये एक दफ़ा पढ़ लेना है सारा, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हिल्टन्स लॉ ये लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये आपने ज़रूर पढ़ लेना है एक दफ़ा अच्छे से। पूछ सकते हैं यूक्यू में। कॉमन जॉइंट्स इंजरीज एंड डिजीज़ हैं, डिसलोकेशन होता है, सबलक्सेशन होता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, ये भी आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। ये वैसे एमसीक्यूज़ में पूछते होते हैं, सबलक्सेशन क्या होती है, डिसलोकेशन क्या होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। कीप सपोर्टिंग अस। अल्लाह हाफिज़।